कोई अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ 6 महीने पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। 2 में मैंने मेंस दिया है। अगर कोचिंग से ही सिलेक्शन हो रहा होता तो हर कोचिंग में हज़ारों बच्चे हैं। फ़ोन चला रहा है, अब ये दिक्कत नहीं, ये दिक्कत है कि फ़ोन में क्या चला रहा है। रूम का रेंट जैसे मेरा 6,500 रूम का रेंट है और लगभग 6-6,500 में ऊपर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपीएससी एस्पिरेंट भावना जी हैं, जो कि यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर गांधी विहार साइड एरिया में रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करें। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इधर रूम रेंट वगैरह कितना पड़ता है, साथ साथ ये यहाँ रह के तैयारी कर रही हैं तो कितना मंथली इनका खर्च पड़ जाता है और किस तरीके से इनकी अभी तक की जर्नी रही या फिर कितने अटेम्प्ट्स वगैरह यूपीएससी की दिए, साथ साथ किस तरीके से इनकी डेली शेड्यूल रहता है अपना तैयारी करने का। सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी आपका। नमस्ते। आप सबसे पहले तो हम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि क्या पढ़ाई आपकी अभी तक की रही। मैंने 12th साइंस से किया है। उसके बाद में मैंने माइक्रोबायोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। देन आई क्लियर माई डिप्लोमा PGDCA। उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी में आने का सोचा। अच्छा, डिप्लोमा किया फिर मतलब यूपीएससी की तरफ आई, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड उस तरीके का था नहीं। हाँ, मैं अपनी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपना, उस वक्त मैं एक IAS ऑफिसर शिल्पा गुप्ता से मिली थी। उनको देख के, उनकी चीज़ों को देख के, उनकी पावर देख के, उनके काम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। इवन मैंने उनसे ही पूछा था, वो जल्दी में थी, वो इतना बता गई थी कि यूपीएससी पेपर कराता है। उसके अलावा वो भी ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। हाँ, पर उन्हीं से सोच गया था कि यूपीएससी में आना। अच्छा, आज के समय में अगर देखा जाए तो बच्चे ज़्यादा इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब आईएएस ऑफिसर से मिलते हैं या फिर बहुत सारे वीडियोज आज तो बहुत सारे मिल जाते हैं इंटरनेट पे। वो देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं टीचर्स के या जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनसे लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है तैयारी करने वालों की। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके की रील्स वगैरह देख के जो लोग इन्फ्लुएंस है के आ रहे हैं इधर साइड में, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें अच्छी है या फिर निगेटिव या पॉजिटिव? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कभी इन्फ्लुएंस होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंस होकर कोई काम करेंगे तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। उससे भीड़ बढ़ती है, उससे कुछ नहीं होता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। दोस्तों, पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है। इस विश्वास दिवस के मौके पर पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के बैचेज पर मिल रहा है 83% तक का डिस्काउंट और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेज पर मिल रहा है 80% तक का डिस्काउंट। दोस्तों, इन बैचेज में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेज, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल एंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। यदि आप यूपीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका सर्व सक्षम 2.0 बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सर्वप्रथम बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,499 रुपये है। और यदि आप 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच जोड़ रहे हैं तो आपके लिए है सर्व सक्षम बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सर्वप्रथम बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,499 रुपये है। दोस्तों, इन सभी बैचेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VV500 यूज करेंगे तो आप लोग को इन बैचेज में और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि नॉलेज यहाँ बहुत लोगों को है, लेकिन अगर हम सबको ये कहें कि वो टीचिंग करा दें, वो नहीं करा सकते। वो नहीं, क्योंकि डिलीवरी करना भी आना चाहिए कि आपके पास जो ज्ञान है आप वो सामने वाले तक डिलीवर कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ है, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको IAS बनना है और आप IAS बन के कुछ कर सकते हैं। कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो बन गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ा। तो ये नौबत भी ना आए कि आप पहले आपने बहुत मेहनत की, आप बने और आपने वो छोड़ दिया। कि वेटिंग लिस्ट भी नाम की भी एक चीज़ होती है। तो वो वेटिंग लिस्ट वाले, हो सकता है वो ज़्यादा डिजर्विंग रहे हों, लेकिन फिर भी कई बार लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, पेपर पास कर लिया लेकिन फिर छोड़ देते हैं। तो इन्फ्लुएंस होके ना है, पहले अपना असेसमेंट कर लें कि क्या हम ये कर सकते हैं और क्या हमें ये करना है। रील से हट के, बिना रील के पहले खुद का असेसमेंट करें, क्या हमें ये करना भी है या नहीं करना। अगर आपके अभी तक की जर्नी की बात करें तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए और कितने अटेम्प्ट्स वगैरह यूपीएससी की दिए आपने? हाँ, मुझे हो गया 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। 2 में मैंने मेंस दिया है, लेकिन मेरा मेंस अभी तक क्वालिफाई नहीं। जब आप शुरुआत में आई तो मतलब कैसे, कोई गाइड करने वाला यहाँ दिल्ली में था या फिर कैसे, मतलब आपको किसी ने गाइड किया कि कोचिंग वगैरह करें या फिर मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन करें? नहीं, गाइड तो किसी ने नहीं किया। मतलब मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, बस मैं आ गई थी। मैंने फिर यहाँ आगे पे आगे मतलब कौन गाइड किया कि इस तरीके से नहीं, एक दोस्त था जो यहाँ पे पहले से कोचिंग कर रहा था, उससे सिर्फ कोचिंग के बारे में पूछा था। और इवन क्या कहते हैं, वो भी, उसको भी आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो उससे तो क्या ही गाइडेंस लेती मैं। हाँ, बस कोचिंग करती रही, फिर पढ़ती रही, फिर किसी से कुछ जाना, किसी से कुछ जाना,
फिर बहुत कुछ खुद से जाना, पढ़ा लिखा कोचिंग देखा। वगैरह के बारे में कैसे डिसाइड किया? क्योंकि अगर देखें मुखर्जी नगर साइड एरिया में जाते हैं तो बहुत सारे बैनर लगे रहते हैं टॉपर्स के, हर कोचिंग में तो मतलब टॉपर्स के फोटोज वगैरह लगे रहते हैं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब नहीं ये कोचिंग ज़्यादा अच्छा है और इस कोचिंग में मतलब बैनर तो लगे हैं लेकिन सिलेक्शंस वगैरह नहीं? नहीं, वो तो मैं जिस दिन आई थी और जब मैं मुखर्जी नगर में उतरी थी, तो उसी दिन मैंने देख लिया था कि एक इंसान का फोटो कई वीडियो बैनर पे लगा है, तो वो तो मैं समझ गई थी कहीं ना कहीं कुछ तो झूठ है, ज़्यादा ना हो कुछ हो। इसलिए मेरे दोस्त जिसमें कोचिंग कर रहा था मैं वहीं ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना भटकूंगी उतना भटक जाऊंगी। तो मैंने कोचिंग को ले, क्योंकि मेरा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड था ना, तो मुझे सिर्फ एक बेसिक नॉलेज चाहिए थी जो मुझे कहीं से भी मिल जाए। तो मैं, क्योंकि एक आर्ट सेक्टर बहुत साल हो जाते हैं छोड़ने के बाद में, उसको वापस से रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, तो एक हेल्प के लिए फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की अच्छा, थी। अभी तक का आपका अनुभव कोचिंग का कैसा रहा है कि मतलब कोचिंग हेल्पफुल रहता है आपके लिए, या फिर आपको लगा नहीं मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन पढ़ाई खुद से ज़्यादा करनी पड़ेगी? नहीं, पढ़ाई तो खुद से ज़्यादा करनी पड़ती है। कोचिंग आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करवा सकती, कोई भी कोचिंग नहीं करवा सकती, लेकिन एक वो होता है ना कि आप 10th क्लास के बाद आप सबकी स्ट्रीम चेंज हो जाते हैं, और आपको अगर यूपीएससी में आना है तो आपको सारी स्ट्रीम कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कुछ कम पकड़ने ही पड़ेंगे, तो वहाँ कोचिंग हेल्प कर देती है। क्योंकि अगर कोई साइंस से नहीं है तो एक साइंस का भाग यूपीएससी में भी है, तो आपको एक साइंस का टीचर आपको उसकी बेसिक नॉलेज दे देगा, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। अगर कोचिंग से ही सिलेक्शन हो रहा होता तो हर कोचिंग में हज़ारों बच्चे हैं। तो अभी के टाइम पे बात करें, जैसे आपने कोचिंग तो की है लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो क्या आप उन्हीं नोट से अपनी तैयारी करें या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, या फिर आपने भी एनसीईआरटी फॉलो की है अभी पढ़ रही हैं वो? नहीं, एनसीईआरटी वगैरह तो फॉलो की है, पढ़ रही हूँ, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रही हूँ, और अब तो मेरे खुद के नोट्स हैं जिसमें सभी चीज़ों का समावेश है। मतलब कोचिंग का भी और कोचिंग भी स्टैंडर्ड है, बुक्स वगैरह? स्टैंडर्ड बुक्स भी है, और फिर रोज़ का न्यूज़पेपर भी है, बहुत कुछ है। तो अब तो खुद का ही नोट्स है, तो अब मतलब कोचिंग का है बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं, मेरा आर्ट का पूरा ख़त्म हो चुका था। मुझे उन्होंने पूरी बेसिक नॉलेज दी, जिसके ऊपर इमारत खड़ी कर सकें। अच्छा, डेली शेड्यूल कैसा रहता है आपका तैयारी करने का? कितना घंटे आप पढ़ाई के लिए निकालती हैं? किस तरीके से मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का शेड्यूल रहता है आपका? अभी तो 8 घंटे लगभग रोज देना ही पड़ता है और जब जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा ये घंटे बढ़ते जाएंगे। और अभी जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मतलब मेरा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना होता है, तो सुबह 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद में पहला एक शिफ्ट पढ़ना है, उठने के बाद में ब्रश वगैरह करके एक शिफ्ट पढ़ना है। उसके बाद में फिर अपना नाश्ता खाना करके फिर से एक शिफ्ट पढ़ना है। फिर जब दोपहर का खाना हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा शरीर डाउन जाता है, तो वो रिवीजन का टाइम होता है। वहाँ आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में उतना मेहनत नहीं लगती जितना आपको स्टार्टिंग से पढ़ने में लगती है। लाइब्रेरी वगैरह भी, मतलब कई सारे छात्र बाहर रह के भी तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, क्या लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन किया या कैसे तैयारी? नहीं, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं रूम पे अकेली रहती हूँ, तो मैं अकेले यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। लाइब्रेरी क्यों नहीं, मतलब क्योंकि छात्रों को लगता है कि नहीं, रूम पे भी आलस लगता है अकेले पढ़ने में, लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो देख के उनको मोटिवेशन मिलता है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं है? नहीं नहीं, मैं इतनी डिसिप्लिन हूँ कि खुद को उठा सकूँ। तो वो थोड़ा, जब बच्चे थोड़ा कम डिसिप्लिन नहीं होते तो वो लाइब्रेरी लेते हैं, और सहारा लेने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रूम पे नहीं हो पा रहा है, अगर लाइब्रेरी में जाके आपका टाइम बन रहा है तो जाइए। मुझे मतलब लाइब्रेरी की ऐसी कोई कमी नहीं खली। रूम में मेरे, मैं अकेली रहती हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी नहीं जाती। अच्छा, अगर बात करें इस एरिया की, जैसे गांधी विहार एरिया मुखर्जी नगर के जस्ट पास में ही पड़ता है, तो रूम का रेंट वगैरह इधर कितना पड़ता है, या फिर आपका मंथली पूरा खर्चा कितना पड़ जाता होगा? रूम का रेंट जैसे मेरा 6,500 रूम का रेंट है, और लगभग 6-6,500 में ऊपर से खर्चा हो जाता है, कि 2-3 हज़ार का राशन, और उसके बाद में एक कोई कोई ना कोई मंथली बुक खरीदनी पड़ती है, मंथली मैगजीन आपको खरीदनी ही है, न्यूज़पेपर आपको खरीदना ही है। तो वो मिला के मतलब ये हो जाए 12 से 13 हज़ार, अगर आप अकेले रहते तो पड़ता है। और आप शेयरिंग में रहते हैं तो वो आपका आधा रेंट कम हो जाता है, 3-3.5 हज़ार आपका सीधा कम हो जाएगा। तो वो आपको पड़ेगा 9,000, 8-9 हज़ार, 9,000, 10,000 के समझ। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स अगर वीडियोस को देख रही होंगी, अगर मान लीजिए वो आना चाहती हैं यहाँ मुखर्जी नगर के आसपास एरिया में रह के अपना यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, तो आपका उनके लिए क्या सुझाव रहेगा कि मतलब अच्छा है यहाँ आके रह के तैयारी करना, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके यहाँ पढ़ाई करना, या फिर घर से भी या अपने आसपास के शहर में रह के वो पढ़ाई कर सकती हैं? कंपलसरी नहीं है, और वैसे कोविड के बाद तो वैसे भी कंपलसरी नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए बिल्कुल। हैं। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए जो पहले ऑफलाइन जाके ही मिल रही थी, अब आप वो ऑनलाइन ले सकते हैं। जब से कोविड आया उसके बाद में ऑनलाइन काफ़ी बहुत सारे माध्यम हो गए। काफ़ी स्प्रेड हुआ है। दूसरा, अगर आपका घर का माहौल अच्छा है,
गांव का माहौल नहीं है, बेसिक सारी ज़रूरतें हैं, लाइट, इंटरनेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, तो मत जाइए बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अगर नहीं है, बेसिक नीड नहीं है, या घर में माहौल वो नहीं है, जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, या कोई और दिक्कत है, तो आप बाहर किसी और शहर में या कहीं दूर, यहाँ दिल्ली भी कहीं भी आ सकते हैं। मतलब आना कंपलसरी नहीं है कि यहाँ आके ही होगा। अच्छा, छात्रों के साथ आजकल कॉमन समस्या है कि कहीं ना कहीं भटकाव भी होता है। इंटरनेट वगैरह की बात करें तो पढ़ाई भी करते हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब इन भटकाव से कैसे बचे, खासकर बाहर रहते हैं या कहीं भी शहर में रह के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं वहाँ पे। घर पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा रहते हैं, वो देखते हैं फ़ोन चला रहा है तो मतलब हटवा देते हैं फ़ोन। तो इस तरीके के भटकाव से कैसे बचें, जिस तरीके की मतलब चीज़ें चल रही हैं। फ़ोन चला रहा है, अब ये दिक्कत नहीं, ये दिक्कत है कि फ़ोन में क्या चला रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पढ़ाई फ़ोन में हो रही है। क्योंकि आप अगर कोई किसी ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो वो फ़ोन में ही हाँ, पढ़ेगा। वो तो है। अगर किसी का नोट्स, हम मेरे ज़्यादातर नोट्स मेरे लैपटॉप में है, तो मैं ज़्यादातर टाइम लैपटॉप पे निकालती हूँ। तो ये दिक्कत नहीं है कि फ़ोन चला रहा है, दिक्कत ये है कि फ़ोन में क्या चला रहा है, वो कितने टाइम चलाए, और ये सेल्फ ही हो पाएगा। माँ बाप भी ज़्यादा नज़र नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो पहले का टाइम था कि जब पेरेंट्स फ़ोन पे नज़र रख सकते थे, अब आधी दुनिया फ़ोन में है। तो माँ बाप भी कितना ही रोक लेंगे, और एक जनरेशनल गैप है। जनरेशन उनको भी नहीं पता है कि जो फ़ोन में चला रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि अब उतना एक जनरेशन गैप आ ही चुका है। और तो ये तो अपना खुद का ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर आप अदर एक्टिविटी में, रील्स है, कोई और साइट्स वगैरह जो भी है, तो आपको खुद ही कम करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको भी आईएएस आईपीएस बनना है, उनके लिए कोई सुझाव रहेगा कि मतलब अगर मान लीजिए अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं तो किस तरीके से अपनी बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, या कोचिंग वगैरह किस तरीके से ज्वाइन करें। सुझाव एक ही है कि इस गलतफहमी में ना रहें कि हम 6 महीने पढ़ेंगे और हो जाएगा। तो पहला सुझाव ये कि कोई अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ 6 महीने पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा ये है कि कंटिन्यूटी रखें, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों साथ लेके चलें। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ ही बता दिया सब पढ़े ही जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो नहीं पढ़नी है। तो पहले ये देखने से पहले कि क्या पढ़ना है, उससे पहले ये देखें कि क्या नहीं पढ़ना है। उस चीज़ों को कांटे छांटे थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, रिपीटेशन रखें। एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 बुक ना खरीदें, एक ही बुक बहुत है, उसको रिपीटेशन पे पढ़ें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और भविष्य के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरी रहती है कि मुखर्जी नगर साइड में रूम रेंट वगैरह कितना पड़ता है, तो हमने आज की इस वीडियो में पूरा कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपका कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।